वृत्तपत्राचं अग्रलेख वाचल्याच्या नंतर असं लक्षात येतं की वेडेपणा आपण मान्य करू शकतो, पण हा वेडेपणाचा कळस आहे. कोल्हापूरच्या जनतेची जी जनभावना आहे त्याचा पूर्ण आदर आणि सन्मान आहे, पण त्या हत्तीनीला पाठवण्याचा निर्णय कोणाचा आहे? माननीय उच्च न्यायालयाचा आहे. पण त्याच्या विरोधामध्ये सुप्रीम कोर्टात लोक गेले, सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून लावलं. सामनाचा अग्रलेख लिहिणाऱ्यांना हे माहीत नव्हतं का? माहीत आहे तरी त्यांना स्वतःच्या वेडेपणाचं प्रदर्शन करायचं होतं. काय करायचं? उलट याच्या पलीकडे जाऊन त्या हत्तीणीचेही हक्क आहेत हे माणूस म्हणून आपल्याला मान्य करावे लागतील. पण कोल्हापूरकरांच्या ज्या जनभावना आहेत त्याचा आदर सन्मान करत आज माननीय मुख्यमंत्र्यांनी यावर एक बैठक बोलवली की याच्यावर सामोपचारानं सुवर्णमध्ये काय काढता येईल. त्यामुळे दुर्दैवानं असं बोलावं लागेल की सामना वर्तमानपत्राचं अग्रलेख लिहिताना कुठली थऱ्याची घेऊन लिहितात का काय लिहितात ते त्यांनाच माहित. उबाटा का जो अखबार है सामना, मतलब मूर्खता हम समझ सकते हैं, पर यह मूर्खता का शिकर है. वह जो हाथी है उसे वंतारा भेजने का फैसला ये माननीय न्यायपालिका का है. उसके विरोध में देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में लोग गए, सर्वोच्च न्यायपालिका ने उसे खारिज कर दिया. यानी वो हाथी अगर कोल्हापुर से वंतारा गया है तो न्यायपालिका के निर्णय के कारण, फैसले के कारण गया है. यह उबाटा को अच्छे से पता है, पर जानबूझ करके लोगों के मन में झूठा भ्रम फैलाना ये कौन सी ओछी राजनीति है? 2 कदम आगे बढ़ते हुए जानवरों की भी अपने हक है, उनको भी जीने का अधिकार है. पर जो कोल्हापुर के हमारे जो भाई हैं उनकी भी जो जनभावना है उसका आदर और सम्मान करते हुए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज बैठक बुलाई है कि इसमें क्या एक सुवर्ण मध्य लाया जा सकता है. यह सब पता है उबाटा को, पर कौन से थरे की लेकर के उन्होंने ये अखबार में एडिटोरियल लिखा है यह उनको पता. सामना की बात शुरू है. संजय राउत ने एक बार फिर बयान दिया है कि पहलगाम में जो घटना हुई थी उसमें जो मारा गया ये किसने कहा था. लेकिन इसके पहले भी हमने देखा है जो पीड़ित है या जिनके लोग इनमें मृत हुए हैं, जिनके रिश्तेदार इनमें मृत हुए, उन्होंने कहा है कि पहले जात पूछा गया और फिर उन्हें मारा गया. नहीं, उबाटा के नेताओं को हम सवाल पूछना चाहते हैं कि जिन 26 लोगों ने अपने प्राण गंवाए, उनकी बीवी, उनकी मां जो वहां मौजूद थी, उनकी बहन वहां मौजूद थी, जिन्होंने अपना सिंदूर खोया है, उनकी बात को आप सच मानोगे या एयर कंडीशन में बैठे हुए उबाटा के नेताओं को जिनको कुछ पता नहीं, जब यह हादसा हुआ वे वहां पर थे भी नहीं, किसका सच मानोगे? उन्होंने रुदन के साथ, उन माता बहनों ने आक्रोश के साथ किस प्रकार से धर्म पूछा गया, किस प्रकार से उनकी आंखों के सामने बोला नहीं जाता पर जिस प्रकार से मारा है, अभी भी वो यादें स्मरण में है, बड़ा दर्द होता है. ऐसी बात में भी आप ओछी राजनीति करोगे? किस दिशा की ओर लेके जा रहे हो आप? कभी कभी इस प्रकार की बयानबाजी ऐसे लगता है कि आतंकवादियों ने उद्धव ठाकरे को स्क्रिप्ट दी है और उद्धव ठाकरे अपने नेताओं से स्क्रिप्ट बुलवा रहे. कम से कम जहां पर राष्ट्र की बात आती है वहां पर राष्ट्र को प्रथम रखो, दल को बाद में रखो. आपको सरकार पे आरोप करने कई सारे मुद्दे मिलेंगे, पर यह मुद्दा आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, क्योंकि 26 घरों ने अपने घर के सिंदूर को खोया है. इस बात को स्मरण में रखें. सर, कल राज ठाकरे इसमें 2 प्रमुख बातें जो है वो सामने आ रही है कि अगर 20 साल बाद दोनों भाई एक साथ आ रहे हैं
तो बाकी लोगों को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मराठी को लेकर भी उन्होंने बात कहा कि मराठी जो है वह भाषा बोलनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं बुलवानी चाहिए मराठी भाषा, जैसे पिछले दिनों में हमने देखा जबरदस्ती से। हिंदी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए और मराठी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए। ऐसा किससे बोला? कल राज ठाकरे ने बैठक बुलाई थी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की, जहां उन्होंने संबोधित किया कार्यकर्ता को। दो चीज़ें उन्होंने कही। पहली कि अगर 20 साल बाद यदि दोनों भाई आना चाह रहे हैं एक साथ, या दोनों भाई एक साथ आएंगे, तो इससे लोगों को जो है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मराठी भाषा को लेकर भी उन्होंने बात कही कि मराठी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए और हिंदी भाषा का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से मराठी बुलवाई जा रही है वो नहीं बुलवानी चाहिए। तरीका जो है थोड़ा कैजुअल है। एक बार वापस उनका इस तरीके से बयान आना। देखिए, मनसे नेता का बयान ये अपने आप में उन्होंने स्वीकार किया है कि उनके कार्यकर्ताओं में आपस में बनती नहीं, और शायद वही कारण रहा होगा कि विधानसभा में उनका एक भी विधायक चुन के नहीं आया। वही आंकड़ा लोकसभा का है, पार्षद भी लगभग उनके ना के बराबर रहे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि नीचे उनका संगठन पूरी तरह से बिखर चुका है। ये उनकी बातों से ये एनालिसिस हो रहा है। और रहा सवाल, हमने इसके पूर्व भी स्पष्टता के साथ कहा है, हर प्रांत की अपनी एक भाषा होती है जिसका सम्मान आवश्यक है। वैसे महाराष्ट्र की पहली भाषा मराठी है, पर बाकी सभी भाषाओं का हमें सम्मान करना होगा, घृणा करके नहीं चलेगा। पर दुर्भाग्य से महाराष्ट्र के कुछ दो दल जिनको जनता ने विधानसभा के चुनाव में नकारा, वो अपना जनाधार मारपीट करके अगर तलाशेंगे तो उससे जनाधार नहीं बढ़ता। जनाधार बढ़ाने के लिए आपको लोगों के साथ जुड़ना, उनके बीच में रहना, उनके सुख में दुख में काम आना, यह आवश्यक है। मारपीट से जनाधार नहीं बढ़ता। और कहीं ना कहीं यही बात मनसे नेता के मुखर रूप से उन्होंने जो कहा उससे सामने आती है। भाषा अभी इसमें काफी आक्रामक रहे हैं। निशिकांत दुबे ने एक बार फिर बयान दिया है कि मुंबई में 30% लोग मराठी है, 12% जो लोग हैं वो उर्दू है, और जो यूपी वाले हैं उनका जो मुंबई, वो भारी पैमाने पर मुंबई पे रह रहे हैं, और मुंबई को आगे ले जाने में भारी जो है सपोर्ट यूपी वालों ने किया है। नहीं, श्रीमान सांसद निशिकांत दुबे जी का मैंने बयान नहीं सुना। सुनने के बाद उस पर टिप्पणी देना ज्यादा उचित होगा। पर मुंबई और महाराष्ट्र की पहली भाषा मराठी है। मुंबई महाराष्ट्र में पहला योगदान यहां के भूमिपुत्र का, मराठी आदमी का है। इस बात को हमें स्वीकार करना होगा, हम नकार नहीं सकते। पर साथ साथ में यह भी बात उतनी ही सच है कि मुंबई हो, महाराष्ट्र हो या देश के कोई भी प्रांत हो, सब अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रांतों के लोग गए हैं, और वहां पे अलग अलग प्रांतों के लोगों ने अपना योगदान दिया है। उसे कैसे नकार सकते हो? दिल्ली लो, बैंगलोर लो, हैदराबाद लो, वहां केवल उस प्रांत के लोग नहीं रह रहे, पूरे देश भर के लोग वहां जाकर के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से मुंबई तो इंटरनेशनल शहर है। इस शहर में तो पूरे देश भर से लोग आए हैं। तो आने वाला हर व्यक्ति विशेष, हम जाति धर्म के ऊपर उठ करके कहेंगे, हर व्यक्ति विशेष का इस योगदान रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता। पर मूल रूप से यहां का जो भूमिपुत्र है, उसके हक, उसकी अपनी भाषा, उसका सम्मान, वह भी उतना ही जरूरी है। एक खबर जो है वो सामने आ रही है कि ओबीसी आरक्षण के साथ ही जो है बीएमसी चुनाव होंगे और 227 वार्ड पर ही होंगे। देखिए, न्यायपालिका का जब फैसला आता है उस पर टिप्पणी नहीं की जाती, उस फैसले का स्वागत किया जाता है, और हमने न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया। पर यह न्यायपालिका फैसला न दे, चुनाव न हो, कौन कोशिश कर रहा था? उबाटा, शरद पवार गुट और कांग्रेस दल। क्यों कर रहे थे वो? उनको पता था कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से वे हारे हैं, फिर से एक बार पराजय का तिलक उनके माथे पर आएगा। इस कारण वो चुनाव आगे ढकेलने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे। तो न्यायपालिका ने स्पष्ट रूप से कहा, हमने उस फैसले का स्वागत किया है,
रहा सवाल चुनाव की बात, तो भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता चुनाव देख के काम नहीं करता। चुनाव आते हैं जाते हैं, तो दिन रात लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान की बात करता है, उसके हितों की रक्षा करता है। इसके लिए चुनाव के लिए हम पूरी मजबूती से, हमारा दल तो तैयारी है, पर महायुति करके आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ बड़े शक्तिशाली तरीके से हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सर, अनिल अंबानी को एक बार फिर समन किया गया। 17,000 करोड़ का जो घोटाला है ऐसा आरोप है, और उस मामले में आज वो दिल्ली जाने वाले हैं। इस समन्स को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जो एक स्पेसिफिक एजेंसी है वो एक स्पेसिफिक लोगों को ही समन देती है और उनके अगेंस्ट में जो लोग हैं उनके। देखिए, देश के विपक्ष का ये भ्रम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते समय कौन नेता है, कौन अभिनेता है, कौन उद्योगपति है, कौन किस जाति का है, कौन किस दल से है, कौन किस धर्म का, ये नहीं देखा जाता। न्याय देवता के आंखों पर पट्टी होती है, वो केवल तराजू देखती है कि किसका पक्ष सत्य का है, असत्य का है। और उसी प्रकार से जो बार बार विपक्ष की ओर से आरोप लगाए जा रहे थे, तो वो सारे आरोप बेबुनियाद है। पूरी तरह से अपनी जांच एजेंसियां जो भी उनके पास पुख्ता सबूत होते हैं उस हिसाब से जांच करती हैं। इसके लिए किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी यदि विपक्ष कर रहा है तो उनका दुर्भाग्य है। पारदर्शिता के साथ किसी पे अन्याय न होते हुए वे काम कर रहे हैं।